एपिसोड की शुरुआत होती है एक मिथोलॉजी से, जहां बताया जाता है कि भगवान ने सबसे पहले इंसानों को बनाया और फिर बनाई विचेस। भगवान ने अपनी शक्तियां इन विचेस को दे दी और उन्हें आदेश दिया कि वे इंसानों की सहायता करे, उनका मार्गदर्शन करे और हमेशा उनके भले के लिए काम करे। विचेस ने भगवान से वादा किया कि वे अपनी जिंदगी इंसानों की सेवा में समर्पित कर देंगी, लेकिन समय के साथ इंसानों ने अपने ही रक्षकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने विचेस को मारना, सताना, उनका नरसंहार करना शुरू कर दिया। अब हम पहुंचते हैं रेडियो एम्पायर में, जहां विचेस का शिकार करना कानूनी तौर पर शुरू कर दिया गया था। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है एडोनिस और ये एक विच का शिष्य है और उसकी गुरु है क्लोई, जो एक शक्तिशाली आइस मैजिशियन है। दोनों इंसानों से बचते हुए इधर उधर भाग रहे होते हैं क्योंकि क्लोई एक विच है और हर इंसान उन्हें मारना चाहता है। क्लोई अपने मैजिक मैप से अपनी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन एडोनिस अपने स्मार्टफोन से अपनी लोकेशन फटाफट निकाल लेता है। इस पर क्लोई भड़क जाती है और कहती है, बेवकूफ लड़के, स्मार्टफोन ऑन रखा तो वो हमें ट्रैक कर लेंगे। एडोनिस कहता है, रिलैक्स बेबी, मैंने सेटिंग से सब कुछ फिक्स कर रखा है, कोई भी हमें ट्रैक नहीं कर सकता। लेकिन क्लोई उसकी कोई भी बात नहीं मानती और गुस्से से उसके सर पे एक मुक्का जड़ देती है। चुपचाप बैठा रहे। एडोनिस पूछता है, यार कब तक हम ऐसे ही भागते रहेंगे और हम भागी क्यों रहे हैं? पागल लड़के, क्योंकि मैं एक विच हूँ, जब तक इंसान हमें मारते रहेंगे हमें भागना ही होगा। अब एडोनिस को ये बात चुभती है। क्लोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, यार तुम घबराओ मत, हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ विचेस को मारा न जाए और तुम वहाँ पढ़ाई भी कर पाओगे। एडोनिस कहता है, यार मुझे कोई स्कूल नहीं जाना, मैं सिर्फ आपकी ही देखभाल में सीखना चाहता हूँ। अब क्लोई स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा मैं सब समझ गई, तो तुम्हें मुझ जैसी बड़ी लड़कियाँ पसंद है ना? अब एडोनिस मन में सोचता है, क्लोई इतनी शांत कैसे रह सकती है यार? क्या उन्हें गुस्सा नहीं आता? और क्यों हम इंसानों से बदला नहीं लेते? इसी बीच कुछ इंसान उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। एडोनिस उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन क्लोई उसे रोक देती है और खुद अपना आइस मैजिक इस्तेमाल करके सबको जमा कर रख देती है। तभी दोस्तों एंट्री होती है रेडियो एम्पायर के क्रूर राजा गोथे की। वो कहता है, क्लोई को मेरे सामने लाओ, अब वो और भाग नहीं सकती। क्लोई एडोनिस को समझाती है कि अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एडोनिस अपनी मैजिक स्वॉर्ड समन कर लेता है और कहता है, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैजिक सीखने का मेरा कोई फायदा नहीं। क्लोई उसे समझाती है कि अगर उसने इंसानों को मार दिया तो एडोनिस के पास लौटने के लिए कोई दुनिया नहीं बचेगी। लेकिन तभी हमला होता है और दोनों को पकड़ लिया जाता है। अब गोथे एक स्पीच देता है, हम इंसानों को हर आपदा में विचेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी के दम पर अपनी आजादी पा सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं गियर एक्सपेंशन और SDA-2, एक ऐसा डिवाइस जो विचेस की ताकत को खत्म कर देता है। इसके बाद दोस्तों वो क्लोई को बेइज्जत करता है, उसके कपड़े फाड़ता है और कहता है, ये लड़की बिना मैजिक के तो कुछ भी नहीं है। अब ये सब देखकर एडोनिस का खून खोल जाता है, लेकिन क्लोई उसे रोक लेती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ क्लोई ने छोटे एडोनिस की जान बचाई थी, लेकिन अब वही क्लोई गोथे के हाथों मारी जाती है, पहले गोली से फिर गार्ड्स के बंदूकों से। अब बेचारा एडोनिस सदमे में चला जाता है, उसे और क्लोई के बिताए हर पल याद आने लगते हैं। गोथे क्लोई का सर उठाकर कहता है, सुनो तुम सब, अब हमने दुनिया की सबसे ताकतवर विच को मार दिया है, अब इंसान ही सर्वोच्च है और हमसे ऊपर कोई नहीं। दोस्तों अब हमें 10 साल बाद एक जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी विचेस को कैद किया गया है और उन्हें सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं हमें मिलती है एक प्यारी और मासूम विच, जो अपनी दोस्त आना को खाना देने के लिए अपनी ब्रेड खुद न खाकर उसे दे देती है। डरोका के अंदर अभी भी दया, करुणा और हंसी बची है, लेकिन तभी गार्ड्स आकर 218 नंबर की लड़की को ले जाने लगते हैं, जो कि आना होती है। अब डरोका बिना एक शब्द कहे अपनी प्लेट एक्सचेंज कर देती है और खुद को पेश कर देती है। इंचार्ज रोका से कहता है, ये लड़की इतनी हैरानी से मत देखो, हमने तुम्हारी बॉडी की जांच कर ली है और ये लॉर्ड्स को खुश करने के लिए एकदम परफेक्ट है। दरअसल इस जगह को चलाने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और भारी टैक्स भी भरना पड़ता है, इसलिए तुम्हें भी बाकी सबकी तरह अपनी बॉडी को सर्व करना होगा। अब रोका वहाँ कुछ विचेस को देखती है और घबरा कर कहती है, यार ये तो नर्क से भी बदतर है। इंचार्ज कहता है, हमने इन पर गियर एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया है, जिससे इंसानियत को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली है। इसके बाद वह रोका की एक फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन रोका इसी मौके का फायदा उठाकर उसे काट लेती है और उसका फोन छीन
सुनकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर वॉइस लॉक लगा होता है। तभी डरोका अलग अलग आवाजों में फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है और आखिरकार जब वह प्रिजन इंचार्ज की आवाज में बोलती है तो फोन अनलॉक हो जाता है। इसके बाद डरोका सभी जेलों के दरवाजे को खोल देती है और चिल्लाकर कहती है, गेट्स खुल चुके हैं, सब लोग यहाँ से भागो। तभी वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी कैदी इधर उधर भागने लग जाते हैं। डरोका एक बहुत बड़े गेट के सामने रुकती है और जब वो उसे खोलती है और अंदर जाती है तो देखती है एक बहुत ही खतरनाक विच को सील किया गया था और तभी वो सील टूटने लग जाती है। गार्ड्स आते हैं और सील को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सील टूट जाती है और उसमें से निकलता है गुस्से से भरा एडोनिस। एडोनिस बाहर आते ही सबसे पहले अपनी सारी जंजीरें तोड़ता है और खुद को पूरी आजाद करता है। फिर वहाँ मौजूद गार्ड्स पर हमला कर देता है और वह एक गार्ड्स का हथियार छीनकर उसी के गले में घुसेड़ देता है और फिर बाकी गार्ड्स को बुरी तरह से मार देता है। दोस्तों, इस सीन को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि एडोनिस के दिल में अब भी इंसानों के लिए नफरत और गुस्सा भरा हुआ है। इसके बाद वह डोरोका की ओर देखता है और उसके सर पर गन तान देता है और बिना कुछ कहे गोली चला देता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं बल्कि सिर्फ उसकी वीडियो अनलॉक करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के डायरेक्टर यामाटो को दिखाया जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि एडोनिस कैद से भाग गया है तो वो अपने एग्जीक्यूटिव से कहता है, उसे हर हाल में पकड़ो और खत्म कर दो, चाहे तो लेवल 5 के ऊपर के हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। लेकिन वो एग्जीक्यूटिव थोड़ा बचकाना से व्यवहार करता है। तभी यामाटो की छोटी बहन यूकी, जो कि वॉइस डायरेक्टर है, वो कहती है, अगर इसकी हरकतें ऐसी ही रही तो मैं इसे एक दिन खुद ही मार दूंगी। अब यामाटो हंसते हुए कहता है, वो जैसा है वैसा ही उसे रहने दो, क्योंकि वो हमारी ही तरह एक एग्जीक्यूटिव है। और दोस्तों, तभी हमें पता चलता है कि वो एग्जीक्यूटिव असल में एक ह्यूमन साइबर्ग है। तभी सीन शिफ्ट होता है इंटरमेंट कैंप पर, जहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी होती है। एडोनिस यहाँ से अपना हथियार लेकर जा चुका था और इंचार्ज बुरी तरह से डरा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड्स बताते हैं कि उस लड़की ने उसका फोन अनलॉक कर लिया और सभी कैदियों को आजाद कर दिया, लेकिन इंचार्ज सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार उस लड़की ने उसका फोन अनलॉक कैसे किया। तभी हमें पता चलता है कि एडोनिस का थ्रेड लेवल SS है, यानी सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली, और ये सब हुआ है क्लोई की वजह से। तभी दोस्तों, हम एडोनिस को बिल्डिंग की छत पर बैठे हुए देखते हैं। वह ब्रिटिश स्टाइल मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक बुलेट फायर करता है, जो उसकी मैजिक की वजह से एक विशालकाय गोली बन जाती है और सीधा एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। अब एडोनिस गुस्से से कहता है, अब वक्त आ चुका है इस दुनिया के आखिरी इंसानों को मिटा देने का। इसके बाद हम फिर से प्रिजन में देखते हैं। वहाँ के सभी विचेस को मार दिया गया था और ये सब उस एग्जीक्यूटिव साइबर्ग ने किया था। वह इंचार्ज के सामने उसकी ओर गन तान देता है और उसे भी मार देता है। तभी दोस्तों, हम रोका को देखते हैं, जो एडोनिस की मचाई तबाही को देखकर कहती है, ये सब मेरी गलती है, मैं उसे रोक नहीं पाई। आगे हम एडोनिस को एक बार फिर से एम्पायर के अंदर घूमते हुए देखते हैं। वो सोचता है, अगर यहाँ क्लोई होती तो वो मेरी तारीफ नहीं करती बल्कि कहती, तुम्हारा बदला लेने से मैं जिंदा थोड़ी हो जाऊंगी, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए थी। मुझे यकीन है वो यही कहती। लेकिन दोस्तों, अब 10 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम बीत चुका है। क्लोई, मैं वो आवाज, वो चेहरा, वो लम्हा कुछ नहीं भूल सकता। फिर एडोनिस अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता था क्लोई। इसके बाद दोस्तों, वे जमीन के नीचे से एक विशालकाय जायंट को समन करता है, जो निकलते ही भारी तबाही मचाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक पुलिस स्टेशन में, जहाँ एक कॉल आती है और बताया जाता है कि इस शहर में एक बहुत बड़ा जायंट देखा गया है और पुलिस वाला उसे एक प्रैंक कॉल समझकर उसे डांट देता है। लेकिन जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ तो सच में एक विशाल जाइंट मॉन्स्टर खड़ा है। इसके बाद वो तुरंत कहता है, NSB को जल्दी बुलाओ। अब एडोनिस उस जाइंट की मदद से पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। कई लोग मलबे के नीचे दबकर मर रहे होते हैं और एडोनिस बदला लेने के लिए गोते की तरफ बढ़ रहा होता है। दूसरी ओर डायरेक्टर यामाटो अपने लोगों से पूछता है, क्या ये रिपोर्ट एम्परर तक पहुंचा दी गई है? पर तभी उसे बताया जाता है कि क्वीन ने रिपोर्ट को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि एम्परर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी यामाटो कहता है, इसका मतलब अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। तभी वो एयर फोर्स और ग्राउंड फोर्स को जायंट पर अटैक करने का आदेश देता है। तभी यूकी उसे बताती है, कैंप के अंदर से वो लड़का और उसका हथियार दोनों गायब है। तभी यामाटो पूछता है, मैजिक को सप्रेस करने वाला डिवाइस कहाँ है? गार्ड्स जवाब देता है, सर वो डिवाइस पिछले 10 सालों
से इस्तेमाल ही नहीं हुआ, कोई गारंटी भी नहीं है कि अब वो काम करेगा भी कि नहीं। इसके बाद हम कई सारे टैंक्स को देखते हैं जो जायंट पर हमला करने के लिए आते हैं और वो एक साथ अटैक भी करते हैं, लेकिन उस पर उनका कोई भी असर नहीं होता। एडोनिस अपने जायंट से एक बिल्डिंग पर पंच मारता है और उस बिल्डिंग के मलबे से सारे टैंक्स तबाह हो जाते हैं और यहीं पर हमें बताया जाता है कि ये बीते हुए 10 साल एडोनिस के लिए बर्बाद नहीं गए थे। एडोनिस एक ऐसा लड़का था जिसने अपने अंदर ही इतनी रिसर्च और ज्ञान इकट्ठा कर लिया था कि अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। लेकिन ब्राइटर मैजिक सीखना कोई आम बात नहीं थी। इसके लिए सबसे पहले मैजिक के असल मतलब को समझना पड़ता है, फिर उसे मैथिली में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो भी किसी आम तरीके से नहीं बल्कि एक खास कलम किल के जरिए, जो कि किसी और का नहीं बल्कि एडोनिस का खुद का हथियार है। और बिना किसी महान टीचर के ये सब करना नामुमकिन था, लेकिन एडोनिस अकेला नहीं था, उसके पास पहले से ही क्लोई थी। एडोनिस के लिए आज के लोग और 10 साल पहले के लोग दोनों में कोई भी फर्क नहीं था। 10 साल पहले के लोगों ने अपने पर्सनल फायदे के लिए क्लोई को मारा था और आज के लोगों ने भी उसी घाव का फायदा उठाया। और अब एडोनिस ने अपने मैजिक से 2 मशीन गन समन कर ली थी और बेरहमी से जो भी सामने आया उसे गोली से छल्ली कर दिया। और तभी वो अजीब से स्माइल करते हुए कहता है, आँख के बदले आँख और कुछ नहीं। और दोस्तों उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। तभी वो बोलता है आज तक मैंने ऐसा महसूस नहीं किया, कितना खूबसूरत नजारा है ये। तभी दोस्तों एनएसबी की एक एग्जीक्यूटिव उसकी लोकेशन रिपोर्ट कर देती है और एयरफोर्स मिसाइल से हमला कर देती है। इस अटैक से उसका जायंट डैमेज हो जाता है और एडोनिस जमीन पर गिर जाता है। उधर दूसरी तरफ एक बच्चा अपनी मरी हुई माँ के पास बैठा था और उस पर एक बिल्डिंग गिरने ही वाली थी। तभी डरोका आकर उसे बचा लेती है और उस बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देती है और वो खुद एडोनिस को रोकने के लिए निकल पड़ती है। एडोनिस अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। दूसरी तरफ एम्परर गोथे बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसकी पत्नी कहती है, लेटे रहिए आप, एम्परर अब भी सुरक्षित है। तभी गोथे खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलता है और हमें पता चलता है कि वो कभी ना ठीक होने वाली बीमारी से ग्रस्त है। और वो ऊपर देखते हुए कहता है, हे भगवान, क्या ये कोई कर्ज है? इसलिए क्योंकि मैंने सभी विचेस को मार डाला, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं। ये सब इसलिए किया ताकि हम प्रोग्रेस कर सके। इंसानों को मैजिक की जरूरत नहीं है। तभी दोस्तों हम एडोनिस को देखते हैं। अब तक लगभग सभी फोर्सेस को वो खत्म कर चुका होता है और वो एक गार्ड को मारने ही वाला होता है। तभी डरुका वहाँ पर आ जाती है और वो चिल्लाती है, क्या तुम इतने लोगों को मारकर थके नहीं? मैं अब और मासूम लोगों को मरते नहीं देख सकती। मासूम लोग? मासूम मत कहो उन्हें। ये सुनते ही एडोनिस का खून खोलने लग जाता है। एडोनिस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आकर डरोका को जोर से मारता है और डरोका से कहता है, तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम भी उन्हीं जैसी हो जिन्होंने मेरी क्लोई को मारा। डरोका कहती है, क्लोई ऐसा नहीं चाहती थी, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी। खबरदार जो तुमने क्लोई का नाम लिया। एडोनिस चिल्लाता है और उसका गला पकड़ लेता है। तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो? अगर उस दिन इंसानों ने वो गंदी ट्रिक ना अपनाई होती तो क्लोई जिंदा होती। डरोका कहती है, एडोनिस यही नाम है ना तुम्हारा जो एक महान विच ने तुम्हें दिया था और मैं भी एक विच हूँ। अब दोस्तों ये सुनते ही एडोनिस और भी ज्यादा भड़क जाता है। अगर तुम एक विच थी तो उस दिन क्लोई को बचाने क्यों नहीं आई? अब दोस्तों डरोका रोते हुए कहती है, हम बस भागते रहे पर क्लोई अभी भी जिंदा हो सकती है। बस करो तुम, अब उसका मजाक मत उड़ाओ। तभी दोस्तों वो अपनी मैजिक से एक तलवार को समन करता है और डरोका के गले पर रख देता है। मैं तुम्हें मार दूंगा और जो भी क्लोई का नाम लेगा उसे भी। मैं उसे सच में वापस ला सकती हूँ तुम्हारी यादों की मदद से। लेकिन एडोनिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। डरोका उससे कहती है, ठीक है मार दो मुझे, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली। अब दोस्तों एडोनिस की आंखों में क्लोई की यादें तैरने लगती है और वो रोते हुए पूछता है, क्या सच में कोई ऐसा तरीका है? तभी दोस्तों डरोका हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, अब तुम अकेले नहीं हो। और तभी एक गोली आकर सीधा डरोका को लगती है और दोस्तों यहीं पर उसकी जान चली जाती है। और एक बार फिर से एडोनिस के सामने किसी ने क्लोई जैसा किसी को छीन लिया था और दोस्तों गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही साइबर्ग था। तभी हमें इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हर तरफ आग लगी थी, तबाही मची हुई थी और डरोका भागते हुए गिर पड़ती है। इंसान विचेस पर हमला कर रहे थे। तभी कोई पीछे से उसे पकड़ता है और वो लड़की थी मिया। डरोका पूछती है, क्या हुआ यहाँ? मिया कहती है, पता नहीं, अचानक से ह्यूमंस ने हमला कर दिया, हम अपना मैजिक भी नहीं चला पा रहे। डरोका कहती है, पर हमने तो समझौता किया था ना।
और मिस्टर टॉम की बीमारी भी ठीक की थी। तभी मिया डोरोका को एक बॉल देती है और कहती है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैडम ओलोफिया को जाकर ये सब बताओ। तभी डोरोका भाग जाती है और मिया को वही फोर्स मार देती है। और दोस्तों अब प्रेजेंट में डोरोका की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है और वो जमीन पर गिरी पड़ी है। एडोनिस घबरा जाता है और कहता है प्लीज तुम मत मरो, बस मुझे ये बता दो कि हम क्लोई को वापस कैसे ला सकते हैं। डोरोका बोलती है हमें विचेस, और इतना कहने के बाद ही अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज से एडोनिस डोरोका से दूर हो जाता है और चारों तरफ से फोर्स उसे घेर लेती है। तभी एडोनिस चीखते हुए कहता है तुम विच हो, मुझसे मजाक मत करो, मुझे बताओ कि मैं क्लोई को कैसे जिंदा कर सकता हूँ। सारे सोल्जर्स और एग्जीक्यूटिव्स को लगता है कि मिशन अब पूरा हो चुका है, लेकिन एडोनिस का गुस्सा अब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फोर्स उसे देखकर गोलियां चलाने लग जाती है, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक से एक शील्ड बना लेता है और ये मैजिकल शील्ड न सिर्फ उसे बचाती है बल्कि गोलियों को मैनिपुलेट करके उन्हीं पर फायर कर देती है। तभी ये देखकर डायरेक्टर यामाटो गुस्से से तिलमिला जाता है। उसी वक्त वो एग्जीक्यूटिव जो डोरोका को मार चुका था अपनी स्नाइपर निकालता है और दूर से एडोनिस पर फायर करता है। ये धमाका बहुत ही जोरदार होता है, लेकिन एडोनिस को एक खरोच तक नहीं आती। बुलेट उसके सामने रुक जाती है उसकी मैजिक की वजह से। इसके बाद एडोनिस उस बुलेट को बड़ा करके उसी एग्जीक्यूटिव पर फायर करता है और वो बुलेट उसके आधे शरीर को उड़ा देती है। तभी एडोनिस गुस्से से कहता है तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि तुम मुझे मार सकते हो? क्लोई को मारकर अब सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम सबको यहीं पे खत्म कर दूंगा। आगे हम देखते हैं कि यामाटो एडोनिस को बड़ी स्क्रीन पर देख रहा होता है और यूकी से कहता है जल्दी करो यूकी, उसे रोको। तभी यूकी उसी डिवाइस के पास पहुंच चुकी होती है जिससे विचेस को हराया गया था। वो सोचती है अगर मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया तो हम एडोनिस को हरा देंगे और फिर मेरे ब्रदर्स मेरी तारीफ करेंगे। तभी दोस्तों वहाँ नेशनल साइंस एजेंसी के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं और उनमें से एक औरत बोलती है यूकी तुम काफी मजबूत हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हें ये मशीन ऑन करने नहीं दूंगी। यूकी पूछती है क्यों, और इसके बाद वो यामाटो को कॉल करती है और कॉल पर वही साइंस एजेंसी की लेडी बात करती है। लेडी बताती है तुम्हें याद है वो डिफेक्शन ऑफ डिजीज, वही बीमारी जो 10 साल पहले उन सोल्जर्स को हुई थी जो विचेस को मारने गए थे। यामाटो कहता है हाँ, पर तुम ये सब क्यों बता रही हो? लेडी कहती है इस डिवाइस को ऑन करने से वही बीमारी फैलती है, हमने इसे छिपाया क्योंकि ये सेल्स को मार देती है और इससे इंसानों की मौत हो जाती है। अब विचेस जिंदा नहीं है तो हम इसे ऑन नहीं कर सकते, अगर ऑन किया तो इसका रेडिएशन पूरे वातावरण में फैल जाएगा। तभी यामाटो चौंक कर पूछता है तुम्हारा इशारा किंग की तरफ तो नहीं? अब यहाँ पर लेडी चुप होती है और उसी वक्त दूसरी तरफ एडोनिस मौत का तांडव खेल रहा होता है। यूकी डिवाइस को ऑन करने के लिए दौड़ती है और वो लेडी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। तभी यूकी मशीन तक पहुंचकर उसे एक्टिवेट कर देती है और बिना उसकी बात सुने, और जैसे ही डिवाइस एक्टिवेट होती है एडोनिस का मैजिक खत्म हो जाता है और यामाटो फौरन फिर से लेडी को कॉल करता है और कहता है आखिर क्या हुआ वहाँ। अब हमें दिखाया जाता है कि यूकी और वो लेडी दोनों ही बुरी तरह से घायल होते हैं और लेडी के मुंह से खून बह रहा होता है। दूसरी तरफ सारी फोर्स मिलकर एडोनिस पर अटैक करने पहुंच जाती है। एडोनिस नेवकिल को उठाने के लिए भागता है। तभी एक सोल्जर आगे आता है और उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सिटी को बर्बाद करने की? तभी दोस्तों एक बिल्डिंग टूटकर उनके बीच गिर जाती है और एक तरफ फोर्स और दूसरी तरफ एडोनिस और वो सोल्जर अपनी गन से एक ब्लेड निकालता है, पर एडोनिस सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या यही मेरी मौत है? तो फाइनली मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ क्लोई। और इसके बाद वो अपना गला आगे करता है और सोल्जर ब्लेड से उसका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। पूरी फोर्स पहले उस सोल्जर की हालत को लेकर चिंतित होती है, लेकिन तभी वो सोल्जर एडोनिस का सिर हाथ में लेकर सभी को दिखाता है मैंने कर दिया। अब एडोनिस के कटे सिर को देखकर सारा नेशन खुश हो जाता है। इसके बाद एम्पायर में हुए नुकसान की भरपाई शुरू हो जाती है और घायल लोगों को हॉस्पिटल भेजा जाता है। और यामाटो उस सोल्जर को देखता है और कहता है अरे ये तो बहुत यंग लगता है, शायद न्यू ज्वाइनर है। वहीं दूसरी तरफ यूकी और वो साइंस लेडी हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है हमने एक ह्यूमन को पाला 10 सालों तक, वो बच्चा जो क्लोई के साथ था। इंसान होकर भी बहुत सारे इंसानों को मारा, लेकिन हमें अब तक समझ नहीं आया कि वो इंसान होकर मैजिक कैसे चला सकता है। मुझे अफसोस है कि मैंने 10 साल पहले ही उसे क्यों नहीं मार दिया। और तभी हम देखते हैं कि ये भाषण
कोई बड़ा अधिकारी दे रहा होता है और वो आगे कहता है अब सब सुरक्षित है, हमारी साइंस की ताकत के सामने कोई भी इवल टिक नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर एक लड़की स्कूल में फोन पर उसका भाषण सुन रही होती है। टीचर कहता है अब सब खत्म हो चुका है और कल से तुम लोगों का एग्जाम है। तभी एक लड़का पूछता है टीचर अगर वो लड़का इंसान था तो विचेस की तरफ से क्यों लड़ा? अरे बच्चे ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया हो। इसके बाद पीरियड खत्म हो जाता है और वो लड़की डेस्क पर सिर रखकर बैठ जाती है। तभी एक दूसरी लड़की आती है और कहती है मैंने देखा एरी तुमने क्या किया। एरी बोलती है तुम क्या बकवास कर रही हो ये, और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम उस लड़की को ग्रे यार्ड में देखते हैं और वो कहती है आपका काम था हमें बचाना, प्लीज माफ कर दो ताकुमा। और तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसका दोस्त मलबे के नीचे दबा था तो एरी उसे छोड़कर वहाँ से भाग गई थी और वो लड़का वहीं पर मर गया। इसके बाद वो लड़की अपने फोन में एडोनिस की फोटोज को देखने लग जाती है और स्माइल करते हुए बोलती है लगता है मुझे नया बॉयफ्रेंड मिल गया और ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। तभी वहाँ एक अजीब सा आदमी आ जाता है और बोलता है अरे ये तो बहुत बुरा है। अब वो लड़की वहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाती है लेकिन वो आदमी तुरंत माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दा, मुझे तुम्हें ऐसे डराना नहीं चाहिए था। अब जब लड़की उसे गौर से देखती है तो पता चलता है कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। इसलिए वो जल्दी से अपने फोन में से एडोनिस की सारी फोटोज को डिलीट करने लगती है लेकिन वो आदमी बोलता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वह लड़की उसे माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम ओईजी है और ये कॉल पर बात करते हुए कहता है एक हाई स्कूल की लड़की यहाँ से भाग रही है, पकड़ लो उसे। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके साथ क्या होता है, या तो नेशन उसे मार देगा या उसे सुधार देगा। अब हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई मामूली अफसर नहीं है बल्कि ये नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का एक डायरेक्टर है और उसका नाम है ओजी गार्जियस। वहीं दूसरी तरफ एक और लड़की जिससे वो कॉल पर बात कर रहा होता है बोलती है प्लीज अगली बार मेरा कॉल पहले उठा लिया कीजिए। तभी हमें आगे पता चलता है कि ये लड़की भी कोई आम लड़की नहीं बल्कि नेशनल इंटेलिजेंस की चीफ डायरेक्टर है और उसका नाम है चाम। चाम एक बहुत बड़े पीसी पर रिसर्च कर रही होती है और वो कहती है ये बॉडी नकली है, एडोनिस की बॉडी नकली है। तभी हमें एडोनिस का बॉडी दिखाया जाता है और अचानक उसकी आंखें खुल जाती है और तभी हम एक यूनिवर्स का सीन देखते हैं और फिर एडोनिस जोर से चिल्लाता है। उसके चारों तरफ कई नर्सेस और लैब स्टाफ खड़े हो जाते हैं और वो सब कहते हैं एक इंसान इतना दर्द नहीं सह सकता। फिर तभी वहाँ आती है मैडम ओलिफिया और वो कहती है हिम्मत रखो। इसके बाद वो अपनी मैजिक से एडोनिस को उसकी सारी यादें लौटा देती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एडोनिस की मौत फेक थी। वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके सामने उसका कटा हुआ सिर पड़ा है और वही खड़ी होती है वही सोल्जर जिसने उसका सिर काटा था। वो बताती है मैंने डेथ कैंसिल मैजिक का इस्तेमाल किया था इसलिए तुम आज जिंदा हो और ये शरीर तुम्हारा असली शरीर नहीं बल्कि एक डुप्लीकेट बॉडी है। तभी दोस्तों एडोनिस हैरान रह जाता है और वो सोल्जर अपना नाम बताती है एना और फिर वो उसे मैडम ओफी के पास भेज देती है। अब तभी हमें पता चलता है कि एडोनिस मरा नहीं था बल्कि वो सिर्फ एक इमोशनल ट्रिक थी। अब एडोनिस दर्द में तड़पने लगता है और अचानक उसकी आंखें खुल जाती है, वो जमीन पर गिर जाता है। तभी मैडम ओफी उसे गले लगाते हुए कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए लड़ने के लिए। एडोनिस पूछता है तुम कौन हो? मैडम ओफी कहती है ये जो जगह तुम देख रहे हो ये है विचेस का नेशन। अब एडोनिस को व्हीलचेयर पर बैठाकर एक टूर कराया जाता है। वो देखता है कि यहाँ के सभी विचेस काफी खुश है और शांति से अपनी जिंदगी जी रही है। इसके बाद उसे मैडम ओलिविया के पास ले जाया जाता है। एडोनिस कहता है मुझे नीचे उतारो मैं खुद चल सकता हूँ, लेकिन मैडम ओलिविया कहती है नहीं तुम्हारा शरीर अब भी बहुत वीक है, ये लैंड तुम्हारे शरीर के लिए बना ही नहीं है। तभी कुछ विचेस आकर उसे कुछ फ्रूट्स देती है। एडोनिस पूछता है मैं यहाँ कैसे आया? ओलिविया कहती है मैंने तुम्हें इनवाइट किया, क्लोई सच में एक बहुत अच्छी लड़की थी। एडोनिस पूछता है तुम उसे कैसे जानती हो? ओलिविया कहती है यहाँ की हर विच उसे जानती है, वह स्मार्ट थी, स्ट्रॉन्ग थी और सूरज की तरह चमकती थी, लेकिन वो विचेस के बीच नहीं रह सकी। एडोनिस कहता है कि आपने उसे निकाल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ह्यूमन चाइल्ड को मैजिक सिखाया। ओलिविया कहती है क्या क्लोई ने तुम्हें ये बताया? एडोनिस कहता है नहीं मैंने ये खुद समझ लिया, इतने टाइम तक जो
उसके साथ रहा हूँ। ओलिविया कहती है मैजिक हमारे लिए सिर्फ पावर नहीं बल्कि हमारे और भगवान के बीच का एक पवित्र रिश्ता है। ये मानवों के लिए नहीं बना लेकिन क्लोई ने तुम्हें सिखाया। हमने उसे रोका लेकिन उसका एक ही जवाब था, माफ करना। एडोनिस कहता है क्या आपको क्लोई याद नहीं आती? ओलिविया कहती है माफ करना। इसके बाद ओलिविया उसे एक किल दिखाती है, एक जादुई पेन जो क्लोई ने खुद एडोनिस के लिए बनाया था। और जैसे ही एडोनिस उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है वो गिर जाता है क्योंकि उसका शरीर अब भी बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ओलिविया कहती है ये क्विल एक मास्टरपीस है, इसमें ड्रैगन की आंखें लगी है और इसे क्लोई ने तुम्हारे लिए बनाया था। एडोनिस पूछता है क्या सच में क्लोई वापस आ सकती है? ओलिविया कहती है विचेस कभी झूठ नहीं बोलती। अब एडोनिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है वो दंग रह जाता है क्योंकि वो धरती से बहुत दूर है। एडोनिस कहता है आखिर ये जगह क्या है? ओलिविया बताती है ये एक ऐसी जगह है जहाँ ह्यूमंस कभी भी पहुँच नहीं सकते। ये है लूना मीनिया, विचेस का नया नेशन। अब एडोनिस स्पेस सूट पहनकर धरती की तरफ देख रहा होता है। ओलिविया कहती है ह्यूमंस ने साइंस में तरक्की की है लेकिन भगवान की दया से हम बच गए। इसके बाद वो उसे कई विचेस की कब्रें दिखाती है और बताती है इन्हें इंसानों ने मारा। फिर वो उसे एक पेड़ के पास ले जाती है जिसका नाम होता है मीटो ट्री। वो बताती है ये पेड़ विचेस को जन्म देता है। हम यूनिसेक्स होते हैं, हमारा कोई जेंडर नहीं होता। हम इसी पेड़ से फल की तरह जन्म लेते हैं और ये सिर्फ एक आखिरी मीटो ट्री बचा है, बाकी सभी इंसानों ने जला दिए। जब एडोनिस को बताया जाता है कि ये पेड़ विचेस को प्रोड्यूस करता है तो वो हैरानी से कहता है प्रोड्यूस विचेस? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि इसी पेड़ से क्लोई रिबॉर्न होगी? फिर वह उस पेड़ की ओर देखता है और उसमें एक विच को जन्म लेते हुए देखता है। वह सोचता है क्या ये क्लोई है? मैडम ओलिविया कहती है नहीं, क्लोई को फिर से जिंदा करने के लिए तुम्हारी ताकत की जरूरत पड़ेगी। क्या मेरी ताकत? अच्छा जोर तो मुझे ही लगाना होगा। वह उसे समझाती है मैजिक फोर्स तुम्हारी सोच को हकीकत में बदलने में मदद करती है। जब तुम किम का इस्तेमाल करते हो तो तुम अपनी सोच को फिजिकल फॉर्म में लाते हो। सब कुछ तुम्हारी यादों और भावनाओं पर निर्भर करता है। अगर तुम अपनी सारी यादें जो क्लोई के साथ जुड़ी है इस ट्री में भर दो तो शायद तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि असल में तुम ही वो चाबी हो जो क्लोई को वापस ला सकती है। ओलिविया जाते जाते कहती है अच्छा जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना, हम क्लोई की रिवाइकल सेरेमनी शुरू कर देंगे। इसके बाद एडोनिस जमीन पर लेटकर सोच रहा होता है क्या मेरे मैजिक से क्लोई वापस आ सकती है? तभी वहाँ वही लड़की आती है जिसने उसे बचाया था। एडोनिस कहता है तुमने मुझ पर डुप्लीकेट मैजिक कास्ट किया था है ना? वो लड़की पूछती है अच्छा तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं? क्या कहूँ, थैंक यू। वो लड़की गुस्से में बोलती है तुम्हें कोई एहसास नहीं, डरुका ने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी। अब एडोनिस नाराज होकर बोलता है इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये सब तुम्हारा प्लान था और अब तुम मुझ पर गुस्सा निकाल रही हो। अब वो लड़की गुस्से से बोलती है तुम सब इंसान एक जैसे ही होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मास्टर को जिंदा कर सकते हो पर हमें ये समझ नहीं आता कि हम तुम्हारे लिए अपनी जान क्यों दे। एडोनिस कहता है मुझे पता है तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो, क्लोई का इस्तेमाल करने के लिए है ना? मैं इतना भी भोला नहीं हूँ। दोस्तों तभी एक हमें फ्लैशबैक में रोका की आवाज सुनाई देती है। सारी विचेज क्लोई को यूज करने की प्लानिंग कर रही है, जब वो जिंदा हो जाए तो उसे लेकर भाग जाना। एडोनिस कहता है अगर ये जगह विचेज के लिए इतनी ही शांति वाली है तो इंसानों को क्यों कैद करके रखा गया है? उन्हें क्यों फोर्स करके मैजिक सिखाया जा रहा है ताकि वो तुम्हारी ताकत बन जाए और वो किल वो सिर्फ क्लोई ही बना सकती है, इसीलिए तुम उसे वापस लाना चाहते हो है ना? अब वो लड़की रोते हुए बोलती है प्लीज हमारी मदद करो। एडोनिस कहता है अगर क्लोई ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, नहीं तो तुम सब मेरे दुश्मन होगे। अब दोस्तों सेरेमनी स्टार्ट होती है और मैडम ओलिविया बोलती है अब तुम्हारा काम है क्लोई को जिंदा करना। तभी एडोनिस नॉस्टैल्जिक मेमोरी नाम का स्पेल कास्ट करता है और वो अपनी सारी यादें क्लोई के साथ बिताए पल उस पेड़ में डाल देता है, जैसे तारों के बारे में, क्लोई की बातें, क्लोई के जख्म और उसका प्यार। एडोनिस कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता क्लोई। तभी एक काकून चमकने लगता है और एक आवाज आती है थैंक यू। लेकिन दोस्तों जब काकून टूटता है तो बाहर क्लोई नहीं बल्कि डरोका निकलती है और एडोनिस बोलता है आई लव यू क्लोई, लेकिन मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से वही दर्द सहो। ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है। असल में दोस्तों एडोनिस ने मैजिक को रिवर्स कर दिया था। उसने नेस्टेड मेमोरीज रिप्लेस सेल का यूज किया और डरोका को जिंदा कर दिया। तभी दोस्तों डरोका उसकी बाहों में गिर जाती है और तभी एडोनिस कहता है मैंने तुम्हें इसलिए वापस लाया क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, अब हमारा हिसाब बराबर। अब डरोका उठती है और वो देखती है कि उसने कपड़े नहीं पहने और वो शर्माती है। एडोनिस उसे कपड़े देता है और कहता है प्लीज अपना मुंह बंद रखना। मैडम ओलिविया गुस्से में पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, हम तुम्हारे लिए क्लोई को जिंदा कर रहे थे। एडोनिस कहता है तुम सब विचेस चुप रहो। अब सारी
विचेस गुस्से में आ जाती है। तभी मैडम ओलिविया हंसती है और कहती है सभी इंसान एक जैसे होते हैं, और तभी वो मैजिक कास्ट करने लगती है। लेकिन तभी एक नया स्पेल एक्टिवेट हो जाता है जो एडोनिस ने ही डाला था। वो कहती है क्या तुमने कुछ किया? एडोनिस बोलता है हाँ, अब मैं खुद इंसानों को मारना चाहता हूँ। अब वो अपने शरीर से एक चिप निकालता है और उसे तोड़ देता है, और तभी एक बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में मीटो ट्री जल जाता है। अब दोस्तों इसका मतलब है अब कोई नई विचेस नहीं बन सकती। तभी दोस्तों हमें एक सूट पहने आदमी की झलक मिलती है। वो कहता है यहाँ एक मेट्रो टी था, हमें तो पता ही नहीं था। फिर पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर यामाटो है। वो अपने आसपास देखता है और बोलता है अच्छा तो सारी विचेस यहाँ छुपी पड़ी है, लेकिन अब तुम सब फंस चुके हो। इतना कहते ही एडोनिस बोलता है आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जबकि तुम्हें इनवाइट भी मैंने ही किया है। तभी एक विच बीच में बोलती है मैडम ओलिविया अब चिंता मत कीजिए। इसके बाद वो अपने वाटर स्टाइल मैजिक का इस्तेमाल करके मीटो ट्री की आग बुझाने लगती है। लेकिन तभी एक सोल्जर आता है और उसके सिर को बीच से काट देता है, और ये देखकर सारी विचेस बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन मैडम ओलिविया का आदेश मिलते ही सारी विचेस आयरन सूट पहन लेती है और लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इधर यामाटो सीधे एडोनिस पर हमला कर देता है जिससे एडोनिस थोड़ा जख्मी हो जाता है। लेकिन एडोनिस यामाटो की गन छीन लेता है और उसी गन से लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों से तो यामाटो का कुछ नहीं होता, लेकिन उसका सूट बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। तभी डरोका उसे रोकने की कोशिश करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विचेस अपनी अलग अलग पावर से सोल्जर से भिड़ रही होती है। कोई कास्ट में जमाकर मार रही होती है तो कोई अपने स्नेक मैजिक से सबको खत्म कर रही होती है। तभी हम मैडम ओलिविया को देखते हैं जो हवा में सोल्जर्स को उड़ा देती है। सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन एक भी गोली उसे छू नहीं पाती। तभी लेडी ओलिविया सब सोल्जर्स को एक जगह चिपकाकर एक बड़ी गेंद बना देती है और फिर अपने मैजिक डेथ गेम से सभी सोल्जर्स को एक साथ खत्म कर देती है। इसके बाद ओलिविया कहती है इंसान कीड़े जैसे होते हैं और हम ये जंग जरूर जीतेंगे। लेकिन तभी स्क्वाड 2 वहाँ पहुँचती है और कई विचेस को बेरहमी से मार डालती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि धरती पर एक आदमी मास्क पहने कंप्यूटर पर कुछ मॉनिटर कर रहा होता है। वो कहता है इतनी सारी विचेस अब तक जिंदा कैसे हैं? हमने तो सबको मार डाला था। अब मास्क वाला बताता है वो एक सैटेलाइट के जरिए मून तक चली गई थी और वहीं पर रहने लगी। और ये सुनकर दूसरा आदमी गुस्से में चिल्लाता है आखिर तुम्हारा काम क्या है? हम तुम्हें पैसे क्यों देते हैं? तुम्हें विचेस पर नजर रखनी चाहिए थी। असल में वो आदमी नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर शिरो सगी होता है। दूसरी सीन में हम यूको को देखते हैं जिसका इलाज चल रहा होता है और यामाटो वहीं पर पास में खड़ा होता है और वो उदास होकर कहता है मेरी बहन ने सब कुछ मेरे लिए किया, उसकी क्या गलती थी? वो तो बस 14 साल की ही है और ये सब बस एडोनिस की वजह से हुआ है और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी दोस्तों प्रेजेंट में यामाटो अपने सूट की पावर को 500 प्लस कर देता है और एडोनिस के सामने खड़ा हो जाता है। तो चलो लड़ाई जारी रखते हैं यामाटो। एडोनिस कहता है तुम बहुत जिद्दी हो, बिना मरे नहीं मानने वाले मुझे लगता है। तभी दोस्तों दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और यामाटो एडोनिस के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे एडोनिस दूर जाकर गिरता है और तभी डरोका तुरंत उसके पास आ जाती है और यामाटो चिल्लाता है तू इंसान होकर विचेस की मदद कैसे कर सकता है? और उसके बाद एडोनिस डरोका से कहता है तुम खुद की जान बचाओ और यहाँ से भागो, उस पर नजर रखो। तभी दोस्तों यामाटो एक बड़ा अटैक चार्ज करता है और उस समय उसका लुक जेनिस जैसा लग रहा होता है। वो सोचता है ये सब खत्म होने के बाद हम कहीं शांति से रहेंगे और तभी वो अटैक करता है और इस अटैक का नाम होता है एंटी विच लाय गिरी। इस अटैक से वो लगभग सभी विचेस को बीच से काट देता है, यहाँ तक कि मैडम ओलिविया को भी। और दोस्तों डरोका भी बच नहीं पाती, लेकिन असल में वो बच जाती है क्योंकि एना वहाँ पर पहुँच जाती है। असल में दोस्तों एना ने डेथ कैंसिल मैजिक से एक डुप्लीकेट डरोका बनाई थी जो मरी नहीं और असली डरोका बच गई। तभी एना कहती है थैंक यू मेरे दोस्त बनने के लिए और फिर एना डरोका के सामने मारी जाती है। डरोका रोते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि जिस डिवाइस से उन्हें ट्रैक किया जा रहा था वो पूरी
पूरी तरह से बंद हो जाता है और डरोका खून से लथपथ रोते हुए कहती है, बस अब बहुत हुआ, आखिर मुझे ही ये सब क्यों देखना पड़ता है, मुझे ही क्यों सबकी मौत का गवाह बनना पड़ता है। यामाटो कहता है सारी विचेस मारी गई है, अब बस वो क्लोई का चेला ही बचा है। इसके बाद दोस्तों एडोनिस और यामाटो की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एडोनिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और यामाटो अपने साइंस टूल का। एडोनिस अपने पंच से यामाटो की तलवार तोड़ देता है, लेकिन दूसरा पंच यामाटो पकड़ लेता है और वो अपनी तलवार को रीजनरेट करता है और एडोनिस पर हमला करता है। तभी एडोनिस कहता है साइंस भी उतना ही ट्रिकी है जितना मैजिक। तभी यामाटो जवाब देता है, बिल्कुल तुम्हारी जादू की तरह। कुछ विचेस अभी भी जिंदा होती है। मैडम ओलिविया कहती है हार मत मानो, अभी भी उम्मीद है। लेकिन एक विच कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, मीटो ट्री जल चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। तभी यामाटो एक बाउंडर कास्ट करता है जो सिर्फ खून से बना होता है और लाइटनिंग से घिरा होता है और एडोनिस जैसे ही पास आता है यामाटो उसकी बॉडी में तलवार घुसा देता है, लेकिन वो तलवार थोड़ी साइड में लगती है जिससे एडोनिस बच जाता है। तभी एडोनिस समनिंग मैजिक से एक बड़ी तलवार बुलाता है और यामाटो का हाथ काट देता है, लेकिन यामाटो की फिर से हाथ बनने लग जाती है और खून वहीं पर रुक जाता है। एडोनिस कहता है बदले की आग तुम्हारी और मेरी आंखों में एक जैसी है। यामाटो जवाब देता है तुम बहुत खतरनाक हो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तभी हम देखते हैं कि जो लोग मून पर नजर रख रहे थे उनके स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था, उनका कनेक्शन मून से टूट चुका था। लेकिन तभी उनका कनेक्शन डायरेक्टर यामाटो से होता है। डायरेक्टर यामाटो कहता है हम जीत गए। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि ह्यूमंस और विचेस आपस में लड़ रहे होते हैं और कैसे यामाटो और सोल्जर्स ने मिलकर उन सभी विचेस को मारा था। वहीं हम यामाटो और एडोनिस को लड़ते हुए देखते हैं। यामाटो एडोनिस पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। तभी डरोका बोलती है अब बस बहुत हुआ और तभी दोस्तों डरोका की पावर एक्टिवेट हो जाती है जो कि होती है लव स्पेल मांडोरा का। और दोस्तों ये पावर एक्टिवेट होते हैं यामाटो अपनी जगह से हिल नहीं पाता। तभी एडोनिस बोलता है डरोका तुम्हारे पास तो सच में बहुत ही बड़ी ताकत है। तभी दोस्तों हम डरोका को देखते हैं, उसे चारों तरफ से सोल्जर्स ने घेर रखे होते हैं, पर वो सोल्जर्स अपनी जगह से हिल नहीं पाते क्योंकि वो स्पेल उनके ऊपर भी कास्ट हुआ था। तभी डरोका डायरेक्टर यामाटो से पूछती है तो तुम ही हो ना इन सबके लीडर, मेरा नाम है डरोका और तुम्हारा नाम क्या है। तभी यामाटो अपना नाम बताता है। यामाटो कुछ उससे बोलना नहीं चाहता था पर स्पेल कास्ट होने की वजह से वो अपना नाम बताता है। तभी वो सोचता है इस लड़की की पावर सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी एडोनिस कहता है वाह डरोका तुमने तो कमाल कर दिया, तो चलो डरोका हम इसे खत्म कर देते हैं और इसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तभी दोस्तों यामाटो घबरा जाता है और वो डरोका से कहता है प्लीज तुम इसे हटाओ नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी डरोका कहती है तो चलो हाथ मिला लेते हैं और इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं। पर दोस्तों एडोनिस यहाँ पर हैरान हो जाता है। तभी डरोका यामाटो से कहता है अगर तुम विचेस को कुछ नहीं करोगे और एडोनिस को जाने दोगे तो मैं ये स्पेल को यहीं पर हटा दूंगी और हम ये लड़ाई को यहीं पर खत्म कर देंगे। पर दोस्तों तभी एडोनिस बोलता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम भूल गई क्या इसी आदमी ने एना को मारा था, इसे तुम जिंदा मत छोड़ो। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि यामाटो डरोका को नीचे गिराकर उसके मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है। वो डरोका से कहता है तुम विचेस को कैसे लगा कि हम तुम्हारे प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम विचेस का जिंदा रहना ही एक श्राप है और तुम लोगों की वजह से ही तबाही आती है और न जाने तुमने कितने मासूम लोगों को मारा है। और दोस्तों तभी हम देखते हैं कि यामाटो डरोका को बुरी तरह से पेलने लग जाता है और दोस्तों बाकी सभी सोल्जर्स अपने आप को मूव कर लेते हैं। इसके बाद डरोका बोलती है तुम इंसान भी कुछ कम नहीं हो, न जाने तुमने कितने मासूम विचेस को मारा है और अगर तुम अब साइंस पे भरोसा करते हो तो तुम्हें विचेस को मारने की क्या जरूरत है। इंसान और विचेस हम कभी दोस्त हुआ करते थे और अभी भी हम ऐसा कर सकते हैं। तभी दोस्तों डरोका उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर से वही मैजिक स्पेल कास्ट करने लगती है। तभी यामाटो सोचता है कि मैं सोल्जर्स का चीफ हूँ और मैं इस पिद्दी से स्पेल से नहीं हार सकता और खासकर मैं इस मैजिक से तो कभी नहीं। आगे हम यामाटो के बचपन को देखते हैं जहाँ पे वो एक लेडी को हक कर रहा होता है और तभी वो प्रेजेंट में बोलता है हाँ मैं आपकी बात मानूंगा और इसके आगे बोलने से पहले ही एडोनिस उसके सर में एक तलवार घुसा देता है और उसका सिर बीच से अलग कर देता है। एडोनिस कहता है मेरा मकसद सिर्फ बदला है और तुम्हारा
तुम्हारे पास लव स्पेल है, तो चलो हाथ मिलाते हैं और इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। उसके बाद सीन सीधा किंगडम पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक सोल्जर क्वीन को बता रहा होता है कि हमारे सारे सोल्जर्स मून पर लड़ रहे हैं। किंग बोलता है तो सारे विचेस मर तो जाएंगी ना, और वो बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा होता है। तभी क्वीन बोलती है कि ये सब सिर्फ उस बच्चे के वजह से हुआ है, एडोनिस की वजह से, जो उस क्लोई का चेला था। तभी किंग बोलता है शाबाश मेरे सोल्जर्स, उस एडोनिस को मार दो और सभी विचेस को भी, मून और सभी विचेस को पूरी तरह से तबाह कर दो। उन विचेस को दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरी रानी मुझे बताओ कि मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे गले लगाओ, मुझे प्यार करो। और फिर वो क्वीन को बहुत ही टाइट हग कर लेता है और आसपास के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी एक सोल्जर बोलता है अच्छा तो ये बीमारी है किंग को। तभी क्वीन कहती है अरे डरने की कोई बात नहीं है, कभी कभी ये बच्चे जैसे बिहेव करते हैं। तभी क्वीन बोलती है तुमने बहुत अच्छा काम किया उन सभी सोल्जर्स को मार के, और अब तुम मर सकते हो। और वहाँ आसपास खड़े लोग म्यूजिक प्ले करने लग जाते हैं। तभी किंग बोलता है मेरी रानी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी क्वीन बोलती है लेफ्ट राइट मर जाओ तुम। तभी किंग उसकी बातों को मानकर एक पिलर पे चढ़ जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान देने वाला हूँ। तभी एक सोल्जर बोलता है होश में आइए जनाब, आप ये क्या कर रहे हैं। किंग बोलता है मैं एक महान एम्परर हूँ जो अपने किंगडम के लिए सब कुछ किया। मैं अपने रानी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, काश मैं रानी और ज्यादा टाइम रुक पाता और तुम्हारी सेवा कर पाता। तभी रानी कहती है ऐसा मत कहो डार्लिंग, तुम जल्दी से कूद जाओ और मर जाओ। तभी किंग वहाँ से कूद जाता है और रानी कहती है लव स्पेल मंडो रागा। तभी एक सोल्जर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है सभी सोल्जर्स यहाँ जल्दी आओ, यहाँ पर एक विच है। तभी क्वीन फिर से अपने स्पेल का यूज करती है और उस सोल्जर से बोलती है किंग यहाँ से कूदकर मर चुके हैं, है ना। सोल्जर कहता है ओवर एंड आउट, किंग यहाँ से फिसल कर मर चुके हैं, यहाँ पर किसी को भेजो उनकी लाश उठाने के लिए। तभी क्वीन कहती है ओसागी मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, क्या मुझे किंग को नहीं मारना चाहिए था। नहीं आपने बिल्कुल सही किया, वो तो बस एक प्यादा था। क्वीन कहती है मेरा मैजिक सिर्फ मर्दों पर काम करता है, औरतों पर नहीं। ओसागी बोलता है अब आप इस दुनिया पर राज कर सकती है, आप इस दुनिया की रानी बन सकती है। लेकिन तभी क्वीन बोलती है तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तभी क्वीन अपने मास्क को हटा देती है और कहती है अब तुम मुझे मेरे मिडिल नेम से बुला सकते हो ओसागी। ओसागी बोलता है जैसे आप चाहें मिस डोरथिया। उसके बाद क्वीन बोलती है मैं हूँ डोरथिया, जिसने विचेस के नेशन को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उसके बाद वो ओसागी की हाथ पकड़ लेती है और बोलती है उसको पाने के लिए। उसके बाद हम एडोनिस के कलम को देखते हैं जो कि जार में बंद होता है। तभी हम एडोनिस और डरोका को देखते हैं। डरोका एडोनिस की ऑफर को ठुकरा देती है। तभी एडोनिस बोलता है तुम अपने ये स्पेल को मत हटाना, मैं जल्दी ही इन सभी को मारने वाला हूँ। इसके बाद एडोनिस अपनी क्विल का इस्तेमाल करके सभी सोल्जर्स को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। सोल्जर्स बोलते हैं हम यहाँ से बच सकते हैं अगर हम यहाँ से हिल पाए तो। डरोका बोलती है प्लीज एडोनिस ये सब मत करो। लेकिन एडोनिस कहाँ उसकी बातों को मानने वाला था, वो उन सभी सोल्जर्स को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। तभी डरोका बोलती है एडोनिस मैं ये मैजिक तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन अगर ये तुम नहीं रोकोगे तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। तभी एडोनिस उसके ऊपर अपना सर रखता है और कहता है तुम ये सब कर सकती हो अगर तुम फिर से मरना चाहती हो तो। फिर वो वहाँ से जाकर बाकी सभी सोल्जर्स को बहुत ही बेरहमी से मारने लग जाता है। डरोका एडोनिस को रोकती है और बोलती है एडोनिस प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारा बदला कब जाने ह्यूमंस का बदला बन जाएगा। एडोनिस कहता है अपना मुंह बंद रखो और जो मैं कर रहा हूँ उसे करने दो। डरोका कहती है मैं थक चुकी हूँ इस खून खराबे से, लेकिन एडोनिस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो सभी सोल्जर्स को जान से मार देता है। इसके बाद वो यामाटो के पास जाता है और उसके सर को उठाता है और उस पर एक मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी हमें अर्थ का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मून से उनका कनेक्शन टूट चुका था और पूरी लाइट भी जा चुकी थी। लेकिन तभी स्क्रीन पर यामाटो आता है। वो कहता है हम इस फाइट को जीत चुके हैं, तो जाओ ये बात हमारी किंग को बता दो। लेकिन इस फाइट में मैंने अपने सभी सोल्जर्स को खो दिया है, लेकिन कोई भी विचेस जिंदा नहीं है, मैं अकेला ही अर्थ पर वापस आऊंगा। तभी एक लेडीज जो व्हील चेयर पर बैठी होती है वो सोचती है ये चीज यामाटो नहीं हो सकती, आखिर ये चीज है क्या। तभी यामाटो आगे बोलता है मैं अर्थ को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ और मैं क्लोई के चेले का सर अपने साथ ही अर्थ पर लेकर आऊंगा। तभी हम देखते हैं कि असल में वो एडोनिस होता है जिसने यामाटो की चेहरे की खाल को अपने
फेस पर लगा रखा होता है। इसके बाद हम विचेस की रानी ओलिविया को देखते हैं। वो कहती है, अच्छा एडोनिस, तो तुम्हारा ये प्लान था, तुम ह्यूमंस को यहाँ पर बुलाकर उनके साथ घुल मिलकर तुम अर्थ पर वापस जाना चाहते हो। इसके बाद एडोनिस डरोका का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चलो डरोका, हम वापस जाते हैं अर्थ पर। लेकिन डरोका उसके हाथ को छुड़ाकर उसे एक रैप्टा मार देती है और कहती है, अगर यहाँ पर क्लोई होती तो वो क्या सोचती तुम्हारे बारे में। तभी हम देखते हैं कि ह्यूमंस डरोका और एडोनिस को टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लेते हैं। तभी ओलिविया आखिरी सांस लेते हुए कहती है, गुड बाय एडोनिस, इंसान की शक्ल में शैतान के बच्चे, भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा और मुझे माफ करना सारे विचेस जो मैंने तुम्हें एक होप दी। उधर नीचे धरती पर सभी लोग यामाटो का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उस लेडी को पता था कि असल में ये यामाटो नहीं बल्कि एडोनिस आने वाला है, इसलिए वो सभी सोल्जर्स के साथ तैयार बैठी हुई थी। तभी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, 3, 2, 1 और सभी सोल्जर्स अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। असल में वो दोनों कहीं और टेलीपोर्ट हो गए थे और वो लोग उन्हें ट्रैक भी नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर हम डरोका और एडोनिस को देखते हैं जो अर्थ पर कहीं और टेलीपोर्ट हो चुके थे। एडोनिस कहता है, देखो हम यहाँ हैं और हम छोटे से छोटे कदम रखकर ह्यूमंस का खात्मा कर सकते हैं। तभी आगे हमें वापस से टेलीपोर्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डरोका एडोनिस से कहती है कि देखो वहाँ पर कुछ विचेस अभी भी जिंदा है, पर एडोनिस उसकी बातों को इग्नोर करता है और वो यामाटो की फोन को कहीं और पर उन दोनों को टेलीपोर्ट होने की कमांड देता है और इसी वजह से ये दोनों यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए थे। तभी एडोनिस बोलता है, देखो मैं यहाँ से आगे बढ़कर पहले छोटे मोटे गाँव को तबाह करूंगा और फिर धीरे धीरे मैं पूरी दुनिया के इंसानों को मार दूंगा, पर इन सबसे पहले मैं खुद को दवाइयों की मदद से हील करूंगा। लेकिन डरोका वहाँ पर चुपचाप बैठी होती है। वो कहती है, प्लीज प्लीज मुझे वापस वहाँ पर छोड़ दो। एडोनिस कहता है, कहाँ पर? मून पर? लेकिन वहाँ पर एक भी विच जिंदा नहीं होगी। तभी डरोका बोलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें अपने रिवेंज के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। तभी एडोनिस अपने नॉस्टैल्जिक मैजिक का यूज करता है और वो दिखाता है कि कैसे डरोका ने यामाटो के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और वो बोलता है, तो अच्छा अब मैं समझा, तू हमेशा विचेस के साथ क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि तू हमेशा इंसानों से दोस्ती करना चाहती थी। डरोका कहती है, मैं जानना चाहती थी कि क्लोई का बच्चा कैसा होगा, मैं उसे देखना चाहती थी, वो कैसे दो दुनियाओं के बीच में रहेगा, एक इंसानों की और एक विचेस की, और मैं उस पर्सन से मिलने के लिए तड़प रही थी और मुझे लगा कि तुम वही इंसान हो जो विचेस और इंसानों की दुनिया को एक करेगा। एडोनिस बोलता है, तुम मुझे अभी नहीं जानती। डरोका कहती है, कब तक, आखिर कब तक तुम ऐसे ही तबाही करते रहोगे? तुमने मून पर भी ऐसा ही किया और तुम धरती पर भी यही करना चाहते हो, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? एडोनिस बोलता है, क्लोई की जिंदगी उन सभी ह्यूमन से ऊपर है। इन लोगों ने मुझे क्लोई से अलग किया और अब मैं इन लोगों की दुनिया तबाह कर दूंगा। डरोका कहती है, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? तुमने मून पर भी ऐसा ही किया, तुमने सभी विचेस को मरवा दिया। एडोनिस कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हम यहाँ पर नहीं होते। डरोका कहती है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम सभी विचेस ने तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया। तभी एडोनिस कहता है, बचाने के लिए? उन सभी इंसानों ने तुम सभी विचेस को मारा और तुम अब भी उनके साथ दोस्ती करना चाहती हो। डरोका कहती है, बदला, ये बदला तुम्हारे जख्मों को कभी भी नहीं बदलेगा। तभी एडोनिस कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डरोका को उठाकर जमीन पर पटक देता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। मुझे तो ये एनीमे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों पिछले 2-3 हफ्तों से मेरी कोई भी वीडियो नहीं चल रही और आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।